ओके, तो ब्रूट फोर्स मेथड समझ में आ गया। इसमें आपको क्या करना है, ब्रूट मेथड में क्या करते हैं, मल्टीपल प्रिंटफ स्टेटमेंट आप यूज करते हो ताकि आप उससे प्रिंटफ जो भी कर रहा है वैल्यू से आइडेंटिफाई कर सको कि कहाँ तक आपका वैल्यू सही आ रहा है, कहाँ तक क्या आपके ऑपरेशन एक्चुअल सही में परफॉर्म कर रहे हैं और कहाँ से आपको आउटपुट सही नहीं आ रहा है, मतलब उसके ऊपर का ऑपरेशन वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। उसके अकॉर्डिंग आप उसको क्या करोगे, लोकेट करोगे कि एरर कहाँ पे, ताकि उसको करेक्ट कर सके। क्लियर। नेक्स्ट इज बैक ट्रैकिंग। ओके, आवाज आ रही है? Yes, sir. बैक ट्रैकिंग मीन्स, बैक ट्रैकिंग आप पहले भी नाम सुने होंगे और गुदम भी पढ़े Yes, हो। sir. क्या करते हैं उसमें? Sir, उसमें नाम सब सुने हो लेकिन कुछ याद नहीं है। हैमिल्टन साइकिल सब था ना, वही हाँ, तो वो याद बैक नहीं है। ट्रैकिंग किसी भी चीज का बैक ट्रैकिंग मीन्स जहाँ पे जो प्रॉब्लम इशू हो रहा है वहां से स्टार्ट करना एनालिसिस, कि कहाँ, मतलब वहां से आपका एनालिसिस स्टार्ट होगा और वो वहां से एनालिसिस स्टार्ट करके आप टॉप ऑफ द प्रोग्राम जाओगे और एनालाइज करोगे कहाँ पे एरर हमारा हो रहा था। बैक ट्रैक, बैक ट्रैक मीन्स डेस्टिनेशन से सोर्स की तरफ आना, जहाँ पे इफेक्ट डिफेक्ट है वहां से रिवर्स एनालाइज करना कि कहाँ पे आपका एरर है। तो दिस इज फेयरली कॉमन अप्रोच। In this approach, starting from the statement at which the error symptoms have been observed, the source code is tracked backward until the error is recovered. Clear? इसको हम लोग बोलते हैं Yes, बैक sir. ट्रैकिंग। नेक्स्ट वन इज कॉज एलिमिनेशन मेथड। In this approach, once failure is observed, the symptoms of the failure is having negative value are noted. Okay. In this approach, once failure is observed, the symptoms of failure are noted. तो कॉज एलिमिनेशन, जो मेन रीजन है उसका सिम्टम्स का, मतलब जो मान लो कि आपका आउटपुट का कुछ जो आउटपुट आ रहा है, मतलब कैलकुलेटर का ही आपने प्रोग्राम बनाया है, अगर एडिशन का प्रोग्राम कर रहे हो तो एडिशन का अगर आउटपुट गलत आ रहा है, प्रिंट गलत कर रहा है, तो आप कहाँ चेक करोगे कि आपने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया था एडिशन के लिए वो सही है या नहीं। तो अगर कोई आउटपुट गलत आ रहा है, मान लो कि आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसमें चार पांचों के लिए आपने प्रोग्राम इनपुट दिया और आउटपुट चेक कर रहे हो, कोई पार्टिकुलर दो वैल्यू आपका गलत आ रहा है, ठीक है, बाकी के तीन वैल्यू सही आ रहे हैं, तो बाकी के दो जो वैल्यू गलत आ रहे हैं उसको आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये गलत आ रहे हैं, मतलब उसका जो ऑपरेशन आपने किया था वो गलत था। तो उसके कॉज को पता करना कि जहाँ वंस अ फेलियर ऑब्जर्व द सिम्टम्स ऑफ द फेलियर आर नोटेड, based on the failure symptom, the cause which could possibly have contributed the symptom is developed and tests are conducted to eliminate each. Clear? And last one is program slicing. प्रोग्राम स्लाइसिंग, जैसे इसमें नाम है स्लाइस, उस प्रोग्राम को क्या करोगे आप, मल्टीपल सेक्शन में डिवाइड करोगे। मीन्स अब आप कंप्लीट प्रोग्राम को आप चेक नहीं कर रहे हो, कुछ पार्टिकुलर कोड को डिवाइड कर दिए हो और उस कोड को आप चेक कर रहे हो। इसमें सेम अप्रोच यूज होता है जो कि बैक ट्रैकिंग का है। बैक ट्रैकिंग में आप क्या करते थे, एक कंप्लीट प्रोग्राम को आप लेते थे और जहाँ पे एरर का सिम्टम्स है, जहाँ पे एरर आने का चांस दिख रहा है आपको, वहां से लेके जहाँ एरर आ रहा है वहां तक आप उसको ट्रेस करते थे। यहाँ पे आप क्या करोगे, जहाँ एरर का चांस आ रहा है आपने प्रोग्राम को पहले से मल्टीपल पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो उसको हम उस पार्टिकुलर पार्ट में ही चेक करेंगे, अगर उसमें नहीं आइडेंटिफाई होगा तो फिर अनदर पार्ट में चेक करेंगे। तो कौन सा इजी होगा, प्रोग्राम स्लाइसिंग और बैक ट्रैकिंग? कौन सा सही होगा, कौन सा इजी होगा? प्रोग्राम स्लाइसिंग। ऑब्वियस है, किसी भी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट करके उसको चेक कर रहे हो कि एरर है या नहीं है, और एक कंप्लीट प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं, तो छोटे छोटे पार्ट में करने से मल्टीपल प्रोग्रामर एक साथ टेस्ट कर सकते हैं उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन एक कंप्लीट प्रोग्राम को टेस्ट करने कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, एक छोटे प्रोग्राम को टेस्ट करने कॉम्प्लेक्सिटी कम है। क्लियर?
तो प्रोग्राम Yes. स्लाइसिंग। तो 4 मेथड डिबगिंग के। फर्स्ट मेथड इज ब्रूट फोर्स मेथड, सेकेंड वन इज बैक ट्रैकिंग, थर्ड वन इज कॉज एलिमिनेशन मेथड, and fourth one is program slicing. Clear? Yes, sir. Yes. Okay, the next is debugging guidelines. Debugging guidelines is often carried out by programmers based on their ingenuity and experience. ये डिपेंड करेगा कि डिबगिंग कौन कर रहा है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस जिसके पास होगा वो उतने बेटर डिबगिंग कर पाएगा। क्लियर है? जितना ज़्यादा जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको पता है कि क्या एरर आ सकता है, तो वो जितने बेटर से डिबग कर सकता है कि अच्छा ये एरर आ रहा है, तो वो अगर उसको उस टाइप का एरर पहले उसको अचीव कर लिया होगा। जैसे आप लोग प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो जब आप पहले कोई सी प्रोग्राम लिखे होंगे तो आपको डिफिकल्ट होता होगा ट्रेस करना कि कहाँ पे एरर है, क्या है, क्योंकि लेकिन अगर अभी आपको दे दिया जाए और कोई फर्स्ट ईयर प्रोजेक्ट का प्रोग्राम देखने के लिए, इसमें देखो प्रोग्राम में कहाँ एरर है, तो आप उसको जल्दी फाइंड आउट कर लोगे, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस हो चुका है, आपने उस तरह का सेम सिचुएशन फेस किए हुए कि ऐसा एरर आता है मतलब कहाँ पे होगा, स्टेटमेंट मिसिंग का एरर आएगा मतलब सेमीकोलन छूटा होगा, ठीक है। Yes. अगर प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन एरर आएगा मतलब कोई फंक्शन को डिक्लेयर सही से नहीं किया गया होगा। तो डिबगिंग जो भी है वो मेन डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, इंजीनियरिटी पे। तो सम ऑफ द गाइडलाइंस है, तो फर्स्ट वन इज मेनी टाइम्स डिबगिंग रिक्वायर्स थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोग्राम डिजाइन। तो जब तक आप प्रोग्राम डिजाइन को अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आप डिबगिंग नहीं कर पाओगे। प्रोग्राम डिजाइन इन द सेंस डिजाइन पार्ट में हमने जो भी देखा कैसे प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं, मतलब कौन सा हाई लेवल डिजाइन में क्या कौन कौन सा मॉड्यूल आपने डिजाइन किया है, कैसे एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ इंटरफेस कर रहा है, क्या डेटा एक दूसरे के बीच में इंटरचेंज हो रहा है, उनका डेटा स्ट्रक्चर क्या है, उनका एल्गोरिथम क्या है। जब तक ये आपको पता नहीं रहेगा उस प्रोग्राम का, तब तक आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, उसको डिबग नहीं कर पाओगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Second, debugging may sometimes even require full redesign of system. हो सकता है ये पॉसिबल है कि आप जो डिजाइन किया गया था प्रोग्राम, कई बार होता है ना कि आपका कोई क्लास में क्या है ये, कई बार आपका मान लो कि कोई क्लास में प्रोग्राम लिख रहा है तो उसने पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत लिखा होता है, मतलब सॉर्टिंग ऑफ एरे करना है, उसने कुछ अलग ही कॉन्सेप्ट लिख दिया, सर्चिंग का कॉन्सेप्ट लिख दिया। उस केस में आप क्या करोगे? उसके लॉजिक जिस जो भी पूरा लिखा है उसको फिर से डिजाइन करोगे, फिर से लिखोगे। तो debugging may sometimes even require full redesign of the system. In such case, a common mistake that novice programmers often make attempting not to fix the error but its symptoms. Means logic उनको नहीं चेक करता है, वो बस आउटपुट देखता है कि हाँ आउटपुट क्या आ रहा है और आउटपुट कैसे भी आ जाना चाहिए। Next, one must be aware of the possibility that an error correction may introduce new errors. Therefore, after every round of error fixing, regression testing must be carried out. देखेंगे हम regression testing क्या होता है आगे, लेकिन regression इसमें क्या लिखा है कि जब भी आप कोई error correct करते हो, जब भी हम कोई error correct करेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो प्रोग्राम है उसमें साइड इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आ रहा है? हो सकता है जो कि आप एरर करेक्ट कर रहे हैं, जो भी पीस ऑफ कोड आप चेंज कर रहे हैं, उसके चेंज करने से कोई अदर मॉड्यूल पे इफेक्ट कर रहा हो, क्योंकि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से इंटरकनेक्ट रहता है, उसी को हम लोग कपलिंग करते हैं, ठीक है। तो अगर जब भी हम करते हैं तो हो सकता है कि नया एरर आए, तो उसको भी हमको एनालाइज करना होगा कि ये चेंज करने से बाकी के मॉड्यूल में कोई इफेक्ट नहीं करेगा ना, बाकी के प्रोग्राम में जो भी फंक्शन है उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्लियर? तो बस ऐसा नहीं करना है आपको डिबग करने में कि कोई पर्टिकुलर एरर आ रहा है उसको हमको रिजॉल्व करना है, हमको उससे कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने हैं, उसको करेक्ट करने के कारण बाकी के इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहे तो ठीक है, अगर हो रहे हैं तो उस तरह के चेंज उसमें नहीं करेंगे, बाकी उसमें अल्टरनेटिव सोल्यूशन देखेंगे क्या होगा। क्लियर? Yes.
नेक्स्ट वन इज प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स। तो प्रोग्राम एनालिसिस टूल में आपको क्या एनालिसिस करना है, उसका साइज क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, एडिक्वेसी ऑफ कमेंटिंग कैसा किया गया वो देखेंगे, कमेंट जो लिखा गया है, एडहेरेंस ऑफ गुड और प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड को यूज कितना इफेक्टिव किया गया है, और टेस्टिंग कैसा किया गया है, एडिक्वेसी ऑफ टेस्टिंग कैसा किया है, मतलब टेस्ट केसेस कैसा डिजाइन किया गया है पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए। तो ये सब हम चेक करेंगे एनालिसिस टूल्स के थ्रू। तो एनालिसिस टूल्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक स्टैटिक, दूसरा डायनेमिक। ओके, स्टैटिक मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन, डायनेमिक मतलब ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये आपको पहले से पता होगा, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। स्टैटिक मतलब कंपाइल। ओके, स्टैटिक प्रोग्राम एनालिसिस टूल एक्सेस द कंप्यूट वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोग्राम विदाउट एग्जीक्यूटिंग इट। इसको एग्जीक्यूट नहीं करना है और तब उस प्रोग्राम को हम एनालाइज करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे स्टैटिक एनालिसिस टूल्स। तो ये जो भी काम है, हम जो टूल्स की बात करें, ये ऑटोमेटेड होगा, ये आपको नहीं करना है, टूल्स करेंगे। तो दो तरह के टूल्स होते हैं, एक स्टैटिक करता है बिफोर एग्जीक्यूशन और एक डायनामिक करता है आफ्टर एग्जीक्यूशन। टिपिकली static analysis tools analyze source code to compute certain metrics characteristic the source code such as size, cyclometric complexity etc। अभी हम देखें कैसे cyclometric complexity निकालते हैं, और आपको पता है कि साइज कैसे निकालते हैं। क्या साइज निकालने के लिए कोई जरूरी है कि आपको प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होना चाहिए? No, sir. आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोकोमो मॉडल पढ़ा है, उसमें क्या पता होना चाहिए आपको? लाइन ऑफ कोड। अगर लाइन ऑफ कोड Yes. पता है तो आप उसका साइज निकाल सकते हैं। लाइन ऑफ कोड को ही साइज करते हैं, उसके मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, कितना डेवलपमेंट टाइम लगेगा, क्या होगा। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी आप प्रोग्राम के थ्रू निकाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तभी निकलेगा, उसके लिए आपने 3 फॉर्मूला देखा। क्लियर है? तो ये सब हम उसमें डिराइव कर सकते हैं। और ये सब जो आपको पता है कि कितना कोडिंग स्टैंडर्ड एडहर्ट हुआ है, ये सब आपको उससे पता चलेगा। तो हम लोग कल डिस्कस किए थे स्टैटिक एनालिसिस टूल्स। तो बिफोर एग्जीक्यूशन हम क्या करते थे, कोड को कैसे चेक करते थे? कोडिंग को 2-3 मेथड था। कोड रिव्यू करते थे। Yes. कोड रिव्यू के लिए एग्जीक्यूशन जरूरी था क्या? No, sir. तो उसमें कोड रिव्यू में कौन कौन से टेक्निक थे? कोड वॉक थ्रू, कोड इंस्पेक्शन Yes. और क्लीन रूम Yes. टेस्टिंग, Yes. ये सब था ना। तो वो Yes. सब सारा कॉन्सेप्ट कैसे कहलाएगा? स्टैटिक एनालिसिस टूल्स। Yes, sir. लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस, स्टैटिक एनालिसिस टूल्स जो है ऑटोमेटेड है और कोड रिव्यू जो होता था वो मैनुअल होता था। क्लियर? Yes, sir. ओके, तो इसका लिमिटेशन क्या है? इसका लिमिटेशन यही है कि ये डायनेमिक मेमोरी रेफरेंस को चेक नहीं करता है। कोई भी प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, जैसे मान लो आपने प्रोग्राम में पॉइंटर ही यूज किया है, तो जब स्टैटिक आप करोगे तब आप उसको नहीं जज कर सकते हो कि पॉइंटर का जो डिक्लेरेशन है वो सही है या नहीं है। हो सकता है वो डैगलिंग पॉइंटर भी हो, पॉसिबिलिटी है। तो यही उसका लिमिटेशन है कि डायनामिक मेमोरी रेफरेंस को चेक नहीं करता। और जो स्टैटिक एनालिसिस टूल के थ्रू हम क्या करते हैं, कीवर्ड चार्ट बनाते हैं। कीवर्ड चार्ट को कहते हैं हम स्पाइडर चार्ट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये कीवर्ड चार्ट है, दिख रहा है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो जैसे ये दिया हुआ है कीवर्ड चार्ट, ये क्या है? कीवर्ड चार्ट कंपैरिजन एग्जांपल। कंपैरिजन एग्जांपल दिया है कि प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है। ये जो डायरेक्ट लाइन दिखाया गया है और एक डॉटेड ये दिखाया गया है ब्रेक लाइन, और एक कंप्लीट लाइन दिखाया गया है। ये प्रोजेक्ट ए के लिए कंप्लीट है। तो इसमें आप क्या करते हो, कीवर्ड चार्ट में आप स्टैटिक एनालिसिस टूल से क्या आइडेंटिफाई किए, प्रोजेक्ट का साइज क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा,
ठीक है, ये सब डिजाइन डिफाइन किए जो यहाँ पे लिखा हुआ था, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब आप डिफाइन करते हो। साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, एडिकेशन, कमेंटिंग, वो सब देखेंगे। तो साइज कॉम्प्लेक्सिटी जो डिफाइन की है, तो इसको दिखाया गया, जैसे यहाँ पे देखो एक इसमें ये सब पैरामीटर है, इंस्टॉलेशन, इनिशियल सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी, ये सब पैरामीटर्स हैं। ठीक है, और ये जो आउटर सर्किल है, ये दिखा रहा है इसका थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकता है। ठीक है, और ये जो Yes, sir. डॉटेड दिखा रहा है वो पॉइंट, ये उसका एक्चुअल वैल्यू है जो अचीव कर रहा है वो। मीन्स इंस्टॉलेशन इस, अगर प्रोजेक्ट ए का बात करें तो इंस्टॉलेशन इसका हाई है। ट्रेनिंग का बात करें तो जो भी वैल्यू दिया है ये वैल्यू है, इसको अगर वैल्यू दिखाएंगे तो इसी को बोलते हैं हम क्या, कीवेट चार्ट। ठीक है, तो स्टैटिक एनालिसिस टूल से आप इस चार्ट के थ्रू उसको सॉफ्टवेयर को एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज डायनामिक एनालिसिस टूल्स। तो स्टैटिक था बिफोर एग्जीक्यूशन, dynamic tools can be used to evaluate several program characteristics based on the analysis of run time behavior of program. क्लियर डिफरेंस है, एक रन टाइम बताएगा, एक बिफोर एग्जीक्यूशन जो है वो प्रोग्राम के कैरेक्टरिस्टिक को बताएगा। ये क्या करता है, these tools usually record and analyze the actual behavior of program while it is being executed. एक्चुअल बिहेवियर को एनालाइज करता है जब वो एग्जीक्यूशन होता है। Dynamic analysis tools, also called dynamic analyzer, usually collects execution trace information by instrumenting the code. तो ये सब हम उसमें करेंगे, उसमें आपको ये सब एनालाइज करेंगे। उसमें मेनली है इसमें क्या कि उसको एग्जीक्यूशन टाइम पे आप उसको एनालाइज करते हो। जो जो लिमिटेशन था स्टैटिक एनालिसिस टूल्स का वो यहाँ पे ओवरकम हो जाएगा। ठीक है, an important characteristic of test suite that is computed by dynamic analysis tools is the extent of coverage achieved by the test suite. इससे क्या मतलब है? An important characteristic of test suite that is computed by dynamic analysis tools is the extent of coverage achieved by the test suite. एनालिसिस जो डायनामिक एनालिसिस टूल होगा वो एक्चुअल जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हो रहा है उसको हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअल एग्जीक्यूशन जब भी टेस्ट करेंगे तो वो प्रोग्राम कहाँ तक एग्जीक्यूट कर रहा है ये आप एनालाइज कर सकते हो। उसी को बोलते हैं हम लोग कवरेज, एक्सटेंट ऑफ कवरेज, वो कहाँ तक सही एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसको हम एनालाइज करेंगे। तो वही है एक्सटेंट ऑफ कवरेज अचीव बाय द टेस्ट सूट, कितना पॉसिबल जो आप टेस्ट सूट डिजाइन किए हो कहाँ तक वो उसके पॉसिबिलिटी है कि वो उसको कवर कर ले रहा है, कौन कौन से टाइप के डिफेक्ट वो एनालाइज कर रहा है। After software has been tested, it's with its full test suite and its behavior recorded, the dynamic analysis tool carries out post-execution analysis and produce report which describe the coverage that has been achieved by the complete test suite of the program. और इसके लिए आप यूज करते हो रिप्रेजेंट करने के लिए हिस्टोग्राम और पाई चार्ट। ये आपको पता होगा कैसा होता है हिस्टोग्राम, पाई चार्ट आप देखे होंगे। ओके, तो डायनामिक स्टैटिक एनालिसिस टूल जो होगा वो बिफोर एग्जीक्यूशन होगा और डायनामिक एनालिसिस ड्यूरिंग रन टाइम आप उसको एनालाइज करते हो कि प्रोग्राम कितना आपका क्या है उसमें। नेक्स्ट वन इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो अभी तक कोई डाउट पूछो पहले। आज हम लोग क्या क्या देखे हैं? फर्स्ट वन देखे हैं, कहाँ से स्टार्ट किए जी, मैकेब साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो उसके लिए आप देखें CFG, CFG के थ्रू आप क्या करते हैं, मैकेब साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं। उसका 3 मेथड था वो। उसके बाद हम लोग देखें डिबगिंग क्या होता है, डिबगिंग में कौन कौन से अप्रोचेज यूज करते हैं हम लोग। तो वहाँ पे 4 अप्रोच थे, ब्रूट फोर्स मेथड, सेकेंड वन इज
Backtracking. Backtracking. Third one is Cause cause elimination. elimination method. method. Fourth one is program slicing. Slicing. ठीक है, उसके बाद देखे क्या प्रोग्राम एनालिसिस टूल्स, उसमें स्टैटिक एनालिसिस टूल्स और डायनामिक एनालिसिस टूल्स। Dynamic. क्लियर है? Yes, उसके sir. बाद आता है आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो कल का यूनिट टेस्टिंग याद है? Yes, sir. यूनिट टेस्टिंग का कंपोनेंट कौन कौन सा था? एक तो यूनिट टेस्ट आपको करना है, वो डायग्राम याद है कुछ? Yes, sir. 3 बॉक्स था, उसमें कौन कौन सा था? Yes, sir. Driver. क्या था? स्टॉप्स एंड Driver. और स्टॉप्स क्या होता था? स्टॉप क्या होता था? वो अगर मॉड्यूल चाहिए कंप्लीट ना बताओ। हो। स्टॉप ऊपर था, स्टॉप था, बीच में ये था कि ड्राइवर क्या क्या पोजीशन क्या था तीनों का? टॉप पे क्या था? Driver. अच्छा, ड्राइवर मतलब लोग ग्लोबल वेरिएबल Yes, sir. और फंक्शन कॉल। Yes. दो चीज थे ना, एक स्टॉप था, एक ड्राइवर था, एक फंक्शन Yes, कॉल था sir. और एक Under test model under. एक ग्लोबल वेरिएबल था। Global variable था. नॉन लोकल वेरिएबल मींस ग्लोबल वेरिएबल। ड्राइवर ऊपर था, ड्राइवर लोकल ग्लोबल Yes, sir. वेरिएबल था और स्टॉप क्या था? फंक्शन कॉल था और आई ऑपरेशन था। याद है? तो इसका हम यूज करने वाले, इसलिए इसको रिकॉल कर रहा हूं। Yes, sir. Yes. तो यूनिट टेस्टिंग को जब हम एक से ज्यादा यूनिट टेस्ट को कंबाइन करते हैं, यूनिट प्रोग्राम को, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल को, और उसको टेस्ट करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग, इसी को बोलते हैं ना। अच्छा, ये भी Yes, हम लोग Yes, ये भी sir. पढ़े, म्यूटेशन टेस्टिंग भी पढ़े थे आज, ठीक है। Yes. तो उसको कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। Integration testing. और अभी हम देखेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है और उसके बाद उसमें कौन कौन से अप्रोचेज हैं जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज कैरिड आउट आफ्टर ऑल और एटलीस्ट सम ऑफ द मॉड्यूल्स हैव बीन यूनिट टेस्टेड। क्लियर? yes, sir. Successfully completion of unit testing to a large extent ensure that the unit test as whole works satisfactorily. तो यूनिट टेस्ट में आप क्या करते हो कि जब आपका कुछ मॉड्यूल बन जाए, कंप्लीट यूनिट टेस्ट हो जाए या सारा मॉड्यूल यूनिट टेस्ट हो गया, तब आप क्या करते हो? इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हो। क्लियर? तो Yes, sir. मेन आपका पर्पस क्या होता है कि आपका जो मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली रन कर रहा है, अगर उस मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के साथ कंबाइन किया जाए तब भी वो सही से वर्क करे। Yes, sir. Yes, sir. यही ऑब्जेक्टिव होगा ना। मतलब Yes, sir. इंटरफेस बिटवीन द मॉड्यूल जो हमारा होगा, वो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि जो इंटरफेस बिटवीन द मॉड्यूल्स है वो आपका सक्सेसफुली परफॉर्म होना चाहिए। मतलब एक दूसरे से इंटरलिंक किसके थ्रू हो रहा है? इंटरफेस के थ्रू हो रहा है। जो इंटरफेस उनके बीच में है वो सही से काम कर रहा है, मतलब आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग सक्सेसफुल है। Yes, sir. क्योंकि यूनिट टेस्टिंग में वो मॉड्यूल काम किया और जब वो दो कंबाइन होने के बाद नहीं काम कर रहा है, मतलब उसका इंटरफेस सही नहीं है। ठीक है। Thus, Yes, sir. primary objective of integration testing is to test module interface. There are no errors in the parameter passing. Consider करो आप फंक्शन यूज कर रहे हो तो पैरामीटर पासिंग में गलत नहीं होना चाहिए। When one module invokes functionality of another module. Clear है ना? Yes, sir. तो इस वही लिखा है। The objective of integration testing is to check whether the different modules of the program interface with each other properly. Okay. Yes, So there are 4 methods to do integration testing. First one is big bang approach. Second one is top down approach. Third one is bottom up approach. Bottom. Last one is mixed. Mixed मतलब sandwich सबका combine करते हैं। Yes.
बिग बैंग अप्रोच, जैसा कि नाम है इसमें बिग बैंग सॉरी बिग बैंग, तो इसमें आपको क्या करना है कि सारे मॉड्यूल जब यूनिट टेस्टेड हो जाएंगे तो उनको एक बार में कंबाइन कर देना और उसको टेस्ट करना है, तो वो हो गया इंटीग्रेशन टेस्टिंग। तो बिग बैंग अप्रोच में आप क्या करोगे, सारे मॉड्यूल जो यूनिट टेस्टेड हो गए हैं उनको एक बार में ही कंबाइन करना है, उनको स्टेप बाय स्टेप कंबाइन ना करके उनको एक ही स्टेप में सारे मॉड्यूल को एक साथ कंबाइन करना है, उसका उसको टेस्ट करना है। दैट इज बिग बैंग अप्रोच टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, बिग बैंग अप्रोच टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। Yes. लिखा है ऑल द मॉड्यूल्स मेकिंग ऑफ द सिस्टम आर इंटीग्रेटेड इन सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप में नहीं करना। तो सेम इसका डिसएडवांटेज क्या होगा क्या होगा डिसएडवांटेज? सर एक ही बार में सबको करेंगे तो एक ही बार में कंबाइन करेंगे तो फिर से एरर ढूंढने में प्रॉब्लम होगा ना, कहाँ से आया है। एक बार में कंबाइन करेंगे, कंबाइन होकर आउटपुट सही आ गया तब तो ठीक है, अगर Yes. नहीं आया तो फिर उसको लोकेट करना, डिबग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। Yes, तो यही उसका प्रॉब्लम है। सेकेंड वन इज बॉटम अप अप्रोच टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मीन्स आपने क्या किया, एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को लिया, उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया। सब प्रॉब्लम्स हो सकता है कि मल्टीपल लेवल में भी हो सकता है ना। मान लो कि आपको कोई एप्लीकेशन बनाना था, कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं, तो कैलकुलेटर का एग्जांपल लिए तो उसमें बेसिक ऑपरेशन कुछ रखे, ठीक है, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक का ऑपरेशन रखे, ठीक है, कुछ मान लो कि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का ऑपरेशन रखे, ठीक है। तो मतलब एक बड़े प्रॉब्लम को हम पहले ट्री के रूप में हम डिवाइड कर रहे हैं। तो एक नोड होगा 1, एक उसके नीचे के लेवल में हम मान लो 2, 3, 4 लिख रहे हैं, तो 2 में मान लो हम कर रहे हैं बेसिक ऑपरेशन, ठीक है, 3 में कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑपरेशन, और 4th में कर रहे हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन। क्लियर? समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? और उसके बाद उसको नीचे और ट्री बना रहे हैं। बेसिक ऑपरेशन में क्या क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वाले में भी हम कर रहे हैं प्लस माइनस, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का कर रहा है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक में हम कोसाइन, टैन, साइन ये सब लिख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब आपका एक ट्री ऐसा बना है जिसमें कितने टोटल नोड हो गए, एक ऊपर लेवल कितने हो गए, लेवल 1, 2, 3 तरह का लेवल हो गया ना। तो बॉटम लेवल पे मतलब पहला 1 हो गया, सेकंड लेवल पे 2, 3, 4 हो गया, थर्ड पे क्या हो गया, मान लो कि 5, 6, 7, 8 4 ऑपरेशन हम बेसिक में रखे, 9, 10, 11, 12 हम मान लो कॉम्प्लेक्स में 4 रखे, ठीक है। उसी तरह मान लो ट्रिग्नोमेट्रिक में हम 6 ऑपरेशन रखे, तो टोटल कितने हो गए लास्ट वाले में, 4, 4, 8 और 6, 14। समझ में आ रहा डायग्राम? 14 हो गए टोटल। तो 14 ऑपरेशन आपके हो गए, तो ये आपका क्या हो गया, डिवीजन हो गया। अब हम आपको बोल रहे हैं क्या कि बॉटम अप अप्रोच टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग कीजिए। तब इंटीग्रेशन टेस्टिंग का जो मॉड्यूल कंबाइन होगा कहाँ से स्टार्ट होगा, बॉटम टू अप। बॉटम टू अप होगा, मतलब पहले केस में आप कितना कंबाइन करोगे, नीचे के लेवल में जितने सारे में टोटल 14 को कंबाइन करेंगे। उस 14 को कंबाइन करने के बाद आप क्या करोगे, 2, 3, 4 उसको कंबाइन करोगे, और उसके बाद आपको टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन आएगा। तो ये अप्रोच जब हम करेंगे तो उसको कहेंगे हम बॉटम अप अप्रोच टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। समझ में आया? तो यहाँ पे देखो वही लिखा है, लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट आर ऑफन मेड अप ऑफ सेवरल सबसिस्टम। A subsystem might consist of many modules which communicate among each other through well-defined interface. In bottom-up integration testing, first modules of the each subsystems are integrated. First modules, आप डिजाइन कभी भी करोगे, इम्प्लीमेंट कभी भी करोगे तो कौन सा मॉड्यूल करोगे, 1 और सबसे लोअर लेवल का, एडिशन का पहले करोगे, सब्ट्रैक्शन का करोगे, यही करोगे ना।
यस सर। तो वही लिखा है, द फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ ईच सब सिस्टम आर इंटीग्रेटेड। जो सब सिस्टम का जो फर्स्ट मॉड्यूल होगा वो सब इंटीग्रेट किया जाएगा। मीन्स आपका जो नेमिंग, अगर नंबरिंग दिए है तो 5 6 7 8 9 10 टू मीन्स थ्रू विच 14 आपको मॉड्यूल्स को कंबाइन करना है। दस द सब सिस्टम कैन बी इंटीग्रेटेड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। उसके बाद आप ऊपर वाले लेवल में आओगे, उसको कंबाइन करोगे। तो फ्रॉम बॉटम टू अप आप कंबाइन कर रहे हो। क्लियर? Yes, sir. The primary purpose of carrying out of the integration testing a system is to test whether the interface among the various modules making up the satisfactory। ये तो हो गया। तो अब ये बताओ, अब यहाँ पे यूनिट टेस्टिंग का काम आएगा। यूनिट टेस्टिंग में अब आप पूछा जाए आपसे कि स्टब यहाँ पे जरूरी पड़ेगा कि ड्राइवर्स का, तो किसका यहाँ पे जरूरत पड़ेगा आपको बॉटम ऑफ अप्रोच में? ड्राइवर। ऐसे डाउन, बॉटम से ऊपर जाना है। तो सारे मॉड्यूल जो भी उसके काम के हैं, जहाँ से भी वो फंक्शन कॉल कर रहा होगा उसको हम कंबाइन कर दे रहे हैं। क्लियर है? तो कंबाइन कर रहे हैं मतलब जो आईओ ऑपरेशन होना है, जो भी फंक्शन कॉल होना है, वो आप कंबाइन कर रहे हो। स्टब का क्या है? स्टब क्या होता है? ग्लोबल वेरिएबल होता है। तो ग्लोबल वेरिएबल प्रोग्राम में कहीं टॉप में वो एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो इसलिए आपको यहाँ पे स्टब का, यहाँ पे ड्राइवर का यूज तो वहाँ पे स्टब का यूज नहीं होगा और ड्राइवर का यूज होगा, क्योंकि स्टब्स आर द क्या है? फंक्शन कॉल है। फंक्शन कॉल, तो फंक्शन कॉल आपको ऑलरेडी उसे मिल गया, क्योंकि आप उसी मॉड्यूल को कंबाइन कर रहे हो जहाँ पे फंक्शन कॉल जहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। और स्टब्स क्या स्टोर करके रखता है? फंक्शन कॉल को या आईओ ऑपरेशन को। तो वो ऑलरेडी आप उसी चीज को कंबाइन कर रहे हो, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ेगी किसकी? ड्राइवर्स की, मीन्स जो कि ग्लोबल वेरिएबल है वो। ओके, Yes. तो प्रिंसिपल एडवांटेज क्या है? तो लास्ट केस में क्या था? बिग बैंग में क्या था? बिग बैंग में हमने क्या किया कि उसमें एक ही बार में कंबाइन कर दिया। इसमें आप क्या कर रहे हो? एक स्टेप बाय स्टेप कंबाइन कर रहे हो, तो उससे आपको क्या होगा? एरर करेक्शन डिटेक्शन में आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। उसको डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज ये है कि अभी हम लोग जो प्रोग्राम डिस्कस किए उसमें लास्ट वाले जो फर्स्ट हमारा स्टेप था उसमें कई सारे मॉड्यूल्स हो जा रहे थे। तो जब ये मॉड्यूल का नंबर बहुत ज़्यादा रहेगा तब उसको कंबाइन करने में और एरर डिटेक्ट करने में और दिक्कत होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टॉप डाउन। तो टॉप डाउन इज जस्ट अपोजिट ऑफ बॉटम अप। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? फ्रॉम टॉप टू डाउन आपको कंबाइन करना है। तो आपको यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेंगे? स्टब्स के कि ड्राइवर्स के? ग्लोबल वेरिएबल आप तो पहले ही आप ले लिया, तो वहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगा? स्टब्स की जरूरत पड़ेगा, ड्राइवर्स वहाँ पे। टॉप डाउन इंटीग्रेशन अप्रोच रिक्वायर द यूज ऑफ program stub to simulate the lower level routine called routines under test. A pure top down integration test does not require any drivers routines. Okay, क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल ऊपर में डिफाइन किया गया। एडवांटेज डिसएडवांटेज सिमिलरली उसी तरह है। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड अप्रोच टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। मिक्स्ड अप्रोच में क्या करते हैं आप? सैंडविच मीन्स इंटीग्रेशन टेस्टिंग फॉलो ए कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। इनको कंबाइन करना, उससे क्या होगा? दोनों के जो एडवांटेज हैं वो इसमें आपको मिल जाएंगे। और लेकिन इसमें क्या करना होगा? इसमें स्टब्स और ड्राइवर दोनों यूज करना होगा। क्लियर है? क्योंकि ये मिक्स्ड अप्रोच है। और सेम एक अनदर मेथड है फेज्ड एंड इंक्रीमेंटल। तो ये भी इंटीग्रेशन टेस्टिंग का ही अप्रोच है। पढ़ लेना इसको, उतना कुछ खास नहीं। इसमें जो भी एडवांटेज है उसको लिया गया। इसमें देखो, इसके बाद है नेक्स्ट
रिकनेक्ट हो जाओ, उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग बताते हैं। कंटिन्यू करें? यस सर। यस सर। ठीक।